गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने लोकतंत्र के बारे में और कितने प्रकार के सरकार हैं और हम जो तानाशाही और लोकतंत्र में भी डिफरेंस बताए थे। आज हम आगे न्यू टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आज हम आपको लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि जो लोकतंत्र है उसकी बुनियाद का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत में। ठीक है, पहला पॉइंट बताया गया है कि लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार चुनती है। ठीक है, लोकतंत्र जो होती है तो लोकतंत्र में जनता अपनी अपनी सरकार को चुनती है। इसके लिए वह स्वतंत्र है, वह उसके कामकाज पर निगाह रखती है कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। ये सब कामकाज पे जनता की नज़र होती है तथा अगले चुनाव में उसे सत्ता से देख बेदखल कर सकती है। जैसे कि बताया गया है कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र है क्या, तो लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा चुना गया सरकार। ठीक है, और वह देखती है जनता की जो सरकार है वह काम का सही तरीके से विधि पूर्वक कर रही है नहीं। अगर वह ऐसा कुछ गलती करता है तो आने वाले अगले चुनाव में उसे बेदखल कर दिया जाता है, सत्ता से हटा दिया जाता है, यानी उसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है तो वह खुद जो है सत्ता से अलग हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, लोकतांत्रिक देश में समय समय पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। हमारे देश में प्राय हर 5वें वर्ष लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि लोकतांत्रिक देश, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इस देश में, भारत में जो है समय समय पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ये चुनाव हमारे देश में प्राय 5 वर्ष के लिए होता है, यानी 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होगा। हमारे देश में प्राय हर 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। हमारे देश जो भारत है इसमें हर 5 साल पे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान रहता है, यानी लोग जो मताधिकार, जो मत देने का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है वो वयस्क ही दे सकते हैं। वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर। फलस्वरूप देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को जाति, धर्म, वंश, भाषा या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है। हमारे देश भारत में ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 साल से ऊपर हैं, वह कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वंश का हो, कोई भाषा या लिंग का, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो या कोई भी अन्य हो, ठीक है, किसी बिना भेदभाव के वह वोट दे सकते हैं। वह जिन्हें सरकार बनाना चाहती हैं उनका वह वोट दे सकती है। यहाँ पर कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ गई। नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है, सरकार संविधान के दायरे में रहकर कार्य करती है। सरकार जो है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक है, वह संविधान, जो संविधान में बताया गया है उसी के दायरे में रह करके केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है वह अपना कार्य करती है। विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों का अपना लिखित संविधान है। कहा गया है विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लिखा हुआ संविधान चलता है, जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर संविधान चलता है। तो हमारे देश में भी लिखित संविधान है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 5,
सरकार के तीन अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है, जिसमें उन्हें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है। कहा गया है सरकार के तीन अंग हैं। सरकार जो होती है उसके तीन अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है। अपने अपने तीनों के अधिकार हैं, ठीक है, अपने अपने तीनों के अधिकार हैं, जिसके कारण उन तीनों में कोई विवाद नहीं होता है। अगर एक जैसा होता तो तीनों में विवाद होता रहता। लेकिन जो है सरकार के तीनों अंग जो हैं कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका, उनके बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है, जिसमें उन्हें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6, समानता और स्वतंत्रता केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में ही उपलब्ध होती है। ये लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व हैं। कहता समानता यानी सभी को समान अधिकार मिले, और स्वतंत्रता केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में उपलब्ध होती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में होता है। ये लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व है। जैसे भारत में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सभी कुछ पाया गया है, ठीक है, दिया गया है। ऑप्शन नंबर 7, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। कहता लोकतांत्रिक शासन है, उसकी व्यवस्था में विपक्ष वालों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 8 में बताया गया है कि लोकतंत्र में जनता अपने मौलिक अधिकारों जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग करती है। लोकतंत्र भी क्या होती है? कोई भी जनता जो है अपने मौलिक अधिकार, जो उन्हें अधिकार में दिया गया मौलिक अधिकार में, तो उसमें भाषण है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी जितने है उसका उपयोग किया गया है। जैसे भाषण, कोई भी जो है जनता भाषण अपनी अभिव्यक्ति को किसी भी के सामने स्पष्ट कह सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स है, आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र के मूलभूत तत्व। जो लोकतंत्र है उसके जो मेन पॉइंट क्या है, क्या क्या उसके पॉइंट है, मूलभूत तत्व क्या है इसके। तो चलिए इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो जैसा कि बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश गुलामी के चंगुल से मुक्त हो गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो है बहुत सारे देश था वो गुलाम के चंगुल में फंसे हुए थे, उससे मुक्त हो गए। इन सभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके कारण यह व्यवस्था इतनी अधिक लोकप्रिय हुई। लोकतंत्र की इन विशेषताओं पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। तो यहाँ पर कहा गया लोकतंत्र के मूलभूत जो तत्व हैं, इसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे जो देश गुलाम थे वह मुक्त हो गए, और इसके बारे में नीचे दिया गया है विस्तार से। चलते हम इसका डिस्कशन अभी कर लेते हैं। देख पा रहे हैं पहला है यहाँ टॉपिक्स जो आपको दिखने के लिए मिल रहा है, क्या है? समानता, यानी यहाँ समानता का अधिकार आएगा। यह लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। समानता का अधिकार जो है लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। समानता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति है वह कानून के सामने बराबर है, यानी सभी के सामने वह एक समान है।
चाहे जाति, वंश, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश भारत में भी यही चीज आती है कि कोई भी जाति का हो, कोई वंश का हो या धर्म, लिंग या जन्म स्थान, किसी से भी किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा समानता का अधिकार में बताया गया है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है, इस संविधान में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक जो है अपने समानता, ठीक है, के लिए स्वतंत्र है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार द्वारा सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। इस व्यवस्था द्वारा देश के सभी बालिग नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ हमारे देश में बताया गया है कि सभी सार्वजनिक व्यस्क जो हैं, जो 18 साल से ऊपर वाले हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, वो जिनका चाहे, जिस सरकार की चाहे उनका वह वोट दे सकता है, ठीक है, ऐसे बताया गया है। समानता का यह भी अर्थ है कि कुछ लोगों या वर्गों को उनकी उच्च सामाजिक हैसियत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। समानता का अधिकार में ये भी बताया गया है कि कुछ लोग जो होते हैं उच्च हैसियत, पैसे वाले, बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उन्हें भी जो है समानता का अधिकार वही है जो एक गरीब, ठीक है, जनता का है, जो गरीब परिवार का भी है। तो समानता का अधिकार सभी के लिए एक जैसा है हमारे भारत में, ठीक है। सभी को विकास की उचित अवसर प्राप्त होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास योग्यता तो होती है किंतु उसे अपनी योग्यता या कौशल के विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। हमारे देश या और अन्य देशों में भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जिनको मौका ही नहीं मिलता है अपनी योग्यता दिखाने के लिए, ठीक है, जिसके कारण वो अपना कौशल को नहीं दिखा पाते और वह पीछे रह जाते हैं। हम में से बहुत से लोग अन्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। लोकतंत्र का लक्ष्य सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना तथा धनी और निर्धन के बीच की खाई को मिटाना है। देखो, लोकतंत्र जो बनाया गया है, लोकतंत्र का एक ही अर्थ होता है, चाहे वह जो है धनी व्यक्ति हो चाहे निर्धन व्यक्ति हो, इन दोनों के बीच में जो है समानता का अधिकार बताया गया है। ये भारत के संविधान में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र, स्वतंत्रता लोकतंत्र का बुनियादी तत्व है। यह तत्व केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है। जो लोकतंत्र देश है वहीं पर स्वतंत्रता पाई जाती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही देश का कोई नागरिक सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना कर सकता है। इसी स्वतंत्रता के आधार पर समाचार पत्र सरकार की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण कर सकते हैं। जनता द्वारा सभाएं आयोजित की जा सकती है। तो स्वतंत्रता के आधार पर समाचार पत्र सरकार की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। आज समाचार पत्रों में जो है तरह तरह की घटनाओं को लिखा जाता है जो हमारे पास पहुंचते हैं और जिसके आधार पर हम यह विश्लेषण करते हैं, ठीक है, कि सफलता या विफलता जो भी सरकार कर रही है, क्या कर रही है, वहाँ की क्या विशेषता है, ये सब चीज़ें हमें समाचार पत्रों से मिलते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। जनता द्वारा सभाएं आयोजित की जा सकती है तथा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चाएं की जा सकती है और आंदोलन भी चलाया जा सकती है। लोकतंत्र न केवल हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का भी अधिकार प्रदान करता है। भारत के नागरिकों की सूचना का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता की बात हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं निर्णय लेने की प्रक्रियाएं। लोकतांत्रिक देशों के संविधान प्राय लिखित होते हैं। सही बात है, हमारा भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जहाँ पर संविधान जो है लिखा गया है, जिसमें सरकार के स्वरूप और उसकी शक्तियों का वर्णन होता है। इसमें सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का उल्लेख होता है। विधायिका या विधानमंडल, पहला, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका जिसे विधानमंडल में भेजते हैं। विधानमंडल या विधायिका में एक या दो सदन हो सकते हैं। हमारे देश में केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है, जिसमें दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्रीय विधायिका को समूचे देश पर शासन करने के लिए कानून मिला हुआ है। जैसे विधायिका, तो लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर, ठीक है, चुनकर विधानमंडल में भेजते हैं। विधानमंडल जो है, ये विधानमंडल ये दो सदन होते हैं। एक होता है केंद्रीय विधायिका, दूसरा होती है संसद, और जिसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्रीय विधायिका को समूचे देश पर शासन करने के लिए बनाने की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। याद रखिएगा, कानून बनाने की जो शक्ति है, प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक अनेक चरणों से गुजरने के बाद ही अधिनियम का रूप लेता है। किसी विधेयक को सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर देने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी हेतु भेजा जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। कार्यपालिका, लोकतंत्र में कार्यपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्य राजनीति कार्यपालिका के अंग होते हैं। वे जनता की ओर से नीतिगत निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री विधानमंडल में बहुत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद द्वारा निर्मित कानून को कार्यान्वित करते हैं। यह आवश्यक है कि सरकार के सभी कानून संविधान के दायरे में ही हो। कभी कुछ नई समस्याओं के समाधान के लिए नए कानून भी पारित किए जाते हैं। वर्ष 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम ऐसा ही एक कानून है। केंद्र सरकार रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त, रेलवे आदि जैसे विषयों पर नीतिगत निर्णय लेती है। कानूनों को लागू करने में मंत्रियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें नौकरशाह कहा जाता है। तीसरा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, जिसे न्यायालय भी कहा गया है, ठीक है। तो न्यायपालिका या न्यायालय कानून की व्याख्या करती है। जो न्यायालय है वो कानून की व्याख्या करती है और कानून तोड़ने वालों को दंडित करती है। यह जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है तथा दीवानी और फौजदारी आपराधिक मामलों पर भी सुनवाई करती है। यह संविधान की व्याख्या करती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्णय सुनाते समय इसे निष्पक्ष रहना पड़ता है। इसे विधायिका और कार्यपालक का हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। तो भारत का उच्च न्यायालय देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। कानून विधानमंडल में बहुमत से पारित किए जाते हैं। जो कानून विधानमंडल में जो है बहुमत से पारित किए जाते हैं, यह निश्चित है कि किसी मुद्दे पर सभी सदस्यों की राय एक नहीं हो सकती, अतः बहुमत का निर्णय ही माना जाता है। किंतु सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। संविधान में क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान है।
उदाहरण के लिए अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट आता मतभेदों के लिए स्थान होता है। एक विदेशी विद्वान E.M. फोस्टर ने 2 कारणों से लोकतंत्र की सराहना की है। प्रथम तो यह है कि इसमें विविधता होती है और दूसरा प्रमुख बात यह है कि इसमें आलोचना या मतभेद का महत्व दिया जाता है। किसी भी मुद्दे पर विधानमंडल के विभिन्न सदस्यों की राय भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग विधानमंडल में जो भी सदस्य है उसकी राय एक जैसी नहीं होती है, वो सभी की राय अलग अलग होती है। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए, चाहे ये विचार हमारे विचार से मेल न भी खाते हों, लेकिन सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है। हालांकि निर्णय बहुत से ही कम किए जाने चाहिए, किंतु जो दल या व्यक्ति अल्पमत में है उसका भावना को अवश्य महत्व दिया जाना चाहिए। कहा गया है कि बहुत से ऐसे दल जो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, तो उनकी भी भावना को महत्व दिया जाना चाहिए। विचारों के आदान प्रदान की नीति बनी रहनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आपसी विचार विमर्श से चलती है, क्योंकि किसी नीतिगत मामले पर निर्णय पूर्ण विचार विमर्श के बाद ही लिया जाता है। बहुसंख्यक वर्ग अपने निर्णय अल्पमत वालों पर बलात् नहीं थोप सकता। लोकतांत्रिक सरकार समझाने बुझाने की नीति पर कार्य करती है। यदि किसी मुद्दे पर विभिन्न वर्गों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक वार्ता की जाए तो इससे मतभेद को काफ़ी कम करने का समाप्त करने में सहायता मिलती है। अतः लोकतंत्र एक आदर्श शासन व्यवस्था कही जाती है। तो लोकतंत्र जहाँ है वहाँ का शासन व्यवस्था आदर्श मानी जाती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट, मानव की गरिमा में वृद्धि करना। मानव की गरिमा, ठीक है, उसमें वृद्धि करना। विकास सभी सरकारों का लक्ष्य होता है, किंतु लोकतांत्रिक सरकार यह मानती है कि विकास के लाभ आबादी के ऐसे लोगों तक भी पहुँचे जो हाशिए पर पहुँच गए हैं, अर्थात जो अत्यधिक दुर्बल व साधन विहीन वर्ग के संबंध रखते हैं। इसे सामाजिक न्याय कहा जाता है। सरकार को समाज के धनी और निर्धन वर्गों के बीच की खाई को कम करने के प्रयास करने चाहिए। हमने पहले बताया है कि हमारे समाज में धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में जो खाई बना हुआ है, जो दूरियां बना हुआ है, उसे खत्म करनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक सरकार समाज की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाती है। तो हमारे देश में जो है गरीब और पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए जो है सरकार कुछ कदम उठाई है। क्या कदम उठाई है, तो इसका पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर बताया गया। पहला है सरकारी नौकरियों तथा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, सरकारी नौकरी हो या लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। केंद्र द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें अवसर उपलब्ध कराना है जिससे वे एक लंबे काल तक वंचित रहे हैं। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि वे समाज में गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसलिए सरकार ये इन लोगों को छूट दी गई है, यानी आरक्षण दिया गया है कि वह भी जो है समाज में सभी के सामने अपने को निखार सके। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हमारे देश में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। हमारे देश भारत में जो है छुआछूत की जो परंपरा थी आज़ादी से पहले का, उसे दूर कर दिया गया है। ठीक है। नंबर 3, सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कम लागत पर मकान उपलब्ध कराती है। सरकार आज भी जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त में मकान देते हैं। ठीक है। बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है जिसके अंतर्गत गरीब परिवार को जो है आपको मकान उपलब्ध कराई जाती है। बहुत से लोगों को ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 4, कमज़ोर वर्गों के लिए ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। अब यहाँ पर पाठ का कुछ सार दिया हुआ है, ठीक है, जो समरी होता है।
ये समरी को आप लोग जो है ज़रूर पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और इसके क्वेश्चन जो है और इसका आंसर है ये आप अपनी कॉपी यानी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आपके पास इसका पीडीएफ भी हमने भेज दिए हैं, ठीक है। और इसका सभी इसमें देखिए 2 में लिखा है कथन में सही या गलत का चयन करना, क्या सही है और क्या गलत है इसको आपको बताना है, ठीक है। थर्ड में है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सही सुमेलित करना है। अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन क्या थे, ठीक है, तो ये आपको बताना है। जर्मनी का तानाशाह, म्यांमार, फ्रांस, यूनाइटेड संयुक्त राज्य क्या थे ये आपको बताना है, ठीक है। अब एडोल्फ हिटलर क्या थे, तानाशाह थे, क्या थे वो, इस तरह से आपको बताना है, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर संक्षेप में देना है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो हमने भी जस्ट बताया था लोकतंत्र क्या है। तो इस तरह से जो है सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर आप बनाएंगे, ओके। 5 में भी प्रश्न उत्तर है। तो इस तरह से आज ये चैप्टर खत्म होती है, ठीक है। थैंक यू।